Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about Modern India History NCERT Class 8 Chapter 4 Tibbles, Dicus and the Vision of the Golden Age Part 2. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना में पार्ट 1 को कवर किया था। तो कल हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में ब्रिटिशर और बड़े बड़े जमींदारों अर्थात आउटसाइडर जिन्हें दिकूस कहा जाता था यानी कि बाहरी लोग, तो किस तरीके से आदिवासियों और जनजातीय समूहों पर उन्होंने धीरे धीरे से अपना कब्जा जमाया था और उनसे वो एक तरीके से मनमाना काम कराते थे। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से हमारी प्रीवियस वीडियो और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ अब पार्ट 2 के बारे में चर्चाएं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। तो देखिए पहला स्रोत हमें किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, इस स्रोत में मैंने ली जो बेसिकली बातों को बताया गया है, तो इस तरीके से बताया गया है कि जैसे कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग किसी भी विषय पर अलग अलग विचार हो सकते हैं और अलग अलग उनकी समझने की क्षमता हो सकती है। परंतु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले धूमतू आदिवासी यानी कि घूमने वाले आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी खास कर्म और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारों से चलती है। तो ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियस एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेंगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। तो एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों में बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, तो देखिए किस तरीके से वो जो घूमते यानी कि घूमने वाले आदिवासियों के बारे में वो क्या लिखते हैं। तो चेत में औरत इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे और औरतें सांगो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी यानी कि तोड़ कर लाती थी। और बेंगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ जिसे शराब बनाई जाती है, तो महुआ के बीज भी वो इकट्ठा किया करती थी। और मध्य भारत के आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता। तो देखिए, तो बेंगाओ एक समुदाय का नाम है यानी कि आदिवासी समुदाय है बेंगाओ, तो उसे सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। तो बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अंधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी यानी कि इकट्ठा कर लेती थी। तो आदमी शिकार पर जाते रहते थे और लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। फिर क्या होता था देखिए, तो जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। ऑलराइट, और आषाढ़ में भादों तक जो मर्द हुआ करते थे वो खेतों में काम करते थे और कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। आंगन में सारे फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियों में पूस के महीने में ही होता था और मात में पुरुष नए वेवड़ की तरफ से चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने के मुख्य गतिविधि होती थी। तो देखिए, एक तरीके से जैसा हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में आदिम मानव के बारे में पढ़ा था, तो इनका जीवन पूर्ण तरीके से ऐसा ही होता था। एक तरीके से ये फूड गैदरर्स होते थे यानी कि जंगल में शिकार करके और एक तरीके से फलों को इकट्ठा करके ही अपनी जीवनचर्याओं को चलाते थे। तो देखिए, ये चक्र पहले साल का होता था और दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भाजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगी थी। तो देखिए, तो वेरियस एल्विन द्वारा ये लिखित बेंगा है जो कि 1939 में और एल्विन की अप्रकाशित रचना यानी कि नोट्स ऑन द खोंडस यानी कि वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर जो आधारित है, तो उनके द्वारा ये लिखित एक स्रोत है जिससे हमें उनके एक तरीके से थिंक का पता लगता है। तो यानी कि क्या वो सोचते थे और क्या उन्होंने देखकर एक तरीके से लिखा। जैसा कि इसमें आपने देखा कि चैत, तो ये सभी जो है हिंदी महीनों के नाम है। जैसा कि हम कह देते हैं कि जनवरी, फरवरी, यानी कि हम ऋतुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, शरद ऋतु, इस तरीके से। तो ये सभी जो है महीने के नाम है।
ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सोर्स अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस स्रोत में क्या बताने की कोशिश की गई है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो अब देखिए, तो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो देखिए, सम टुक ऑफ द स्केल्ड यानी कि कल्टीवेशन। तो देखिए 19वीं शताब्दी में यानी कि 19वीं सदी में पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर अपनी खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। तो क्या कारण रहता था एक ही जगह खेती करने का? यानी कि जितने भी जो आदिवासी होते थे, तो आदिवासियों का हमने जो जीवन देखा एक तरीके से क्या होता था, घूमते, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। परंतु अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा था तो उन्होंने एक तरीके से एक जगह पर ही खेती करना शुरू कर दिया। तो वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। एक तरीके से ज़मीन पर अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जो सभी के बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। तो यानी कि एक तरीके से उस समय एक जगह खेती करना भी सबसे, यानी कि कल्टीवेशन करना भी एक तरीके से वहाँ सबसे ज़्यादा उस समय प्रचलन में आया था, क्योंकि एक जगह कल्टीवेशन करने से वो अपनी ताकतों को बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ उनको एक ही तरीके से नई नई चीज़ों के बारे में भी पता चल रहा था। यानी कि जो हमारे सामाजिक जीवन थे एक तरीके से उन्हें ये भी पता चल रहा था। तो वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। तो देखिए, तो ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समय शिकारी संग्राहक या घूमतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि ज़्यादा एक तरीके से वो सभ्य दिखाई देते थे। अब क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि उन्हें अपने रेवेन्यू से ही मतलब था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो एक जगह ही खेती करेंगे तो उन्हें उनसे अच्छा खासा मुनाफा होगा। क्योंकि मुनाफा क्यों होता था? एक तरीके से उनको नजराने के रूप में उन्हें गिफ्ट देना होता था, एक तरीके से उनको एक तरीके से टैक्स पे करना होता था। तो ब्रिटिशर इसीलिए उन्हें ज़्यादा सभ्य मानते थे। तो क्यों मानते थे? जो जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उनके स्थायी रूप में एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो एक जगह बसने की जो प्रक्रिया थी वो अंग्रेज इसलिए ही चाहते थे क्योंकि एक जगह बसने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनसे फ़ायदा होने वाला था। एक तरीके से वो उनका इस्तेमाल अपने लिए करने वाले थे। अब देखते हैं, तो यहाँ से एक तरीके से आदिवासियों का जो जीवन था यहाँ से बदलना शुरू हुआ। तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, अर्थात हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। तो देखिए, तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या था। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? तो व्हाट हैपन ट्राइबल्स चीफ, तो उनका क्या हुआ था? देखिए, तो ब्रिटिशर के आने से पहले बहुत सारे इलाके जो थे आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होते थे, क्योंकि जहाँ पर भी वो रहते थे उनके वो ही सबसे इम्पोर्टेंट उनकी साइट हुआ करते, यानी कि स्थान हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। परंतु ब्रिटिशर के आने के बाद एक तरीके से वो अपना धीरे धीरे पूर्णतः नियंत्रण खोते जा रहे थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। और ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन हो गई। यानी कि ब्रिटिशर ने जितनी भी उनकी शक्तियाँ थी अब वो अपने अंदर ही समाहित कर ली थी। यानी कि जितने वो अधिकार थे तो अपने अंदर ही समाहित कर लिए थे। एक तरीके से उनका जो जीवन था वो एक तरीके से साधारण अब हो गया था। तो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराना यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है गिफ्ट। तो गिफ्ट के तौर पर यानी कि उन्हें नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से ही अपने समूह का अनुशासन में रखना होता था, यानी कि डिसिप्लिन में भी उनको रखना होता था।
पहले उसके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो देखिए, जैसे कि आदिवासी शुरू से ही परंपरागत तरीके से अपने कार्यों को करते आ रहे थे और साथ ही साथ कुलों से ही लेकर ये उनकी प्रथा चली आ रही थी, तो ब्रिटिशर के आने के बाद अब सब कुछ बदल गया था। एक तरीके से आदिवासियों का भी जो जीवन था तो पूर्ण तरीके से अब बदल गया था। धीरे धीरे विकसित तो जरूर हुआ, परंतु बदलाव ये आया कि उनकी जितनी भी पावर्स थी, जितने भी उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे, अब वो अपने ही रूल्स को लेकर के ब्रिटिशर के रूल मानने को बाध्य हो गए थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो जैसा कि चित्र 5 में आप देख पा रहे होंगे, तो पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। तो देखिए, तो लकड़ियों से और लट्ठों से ये घर बनाए जाते थे, यानी कि बांस के लट्ठों से। तो जब ये घर बनाए जाते थे एक तरीके से, तो उस समय पूरा गांव इनकी हेल्प करता था एक तरीके से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो घूमतू काश्तकारों का क्या हुआ, अर्थात व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो घूमतू काश्त यानी कि घूमतू आदिवासी यानी कि एक तरीके से खेती किया करते थे, तो उनका क्या हुआ। तो ऐसे समूहों में अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। ऑलराइट, तो यहाँ वहाँ भटकने वालों से काफ़ी ज़्यादा वो एक तरीके से परेशान थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के एक तरीके से समूह एक जगह स्थायी रूप से बने रहें और खेती करें, क्योंकि खेती करके उन्हें मैनली अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना था और अपनी शासकीय शक्ति को उन्हें बढ़ाना था। और स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया था कि किसे कितना लगान देना होगा, तो यानी कि हिस्सों के हिसाब से ही उन्होंने लगान की भी कीमत लगाई। मान लीजिए कि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है, तो उसको लेकर के भी उन्होंने लगान की जो कीमत थी एक तरीके से तय कर दी थी। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उस समय जो था वो तय ही कर दिया गया था। तो कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया, यानी कि पूरी भूमि का स्वामी और पट्टेदार, यानी कि दूसरे की भूमि होती थी, परंतु खेती और बुआई और फसलों की जो फसल उगाते थे तो पट्टेदार उन्हें कहा जाता था। तो एक तरीके से फिर क्या हुआ, तो जैसा कि हमने देखा था अध्याय 2 में, जो पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे, यानी कि एक तरीके से जो भूस्वामी होते थे तो उस पर वो खेती कर कर भाड़ा वो चुकाते थे, यानी कि भाड़े पर वो भूस्वामियों से ज़मीन ले लेते थे। तो भूस्वामी सरकार को लगान देते थे उस चीज़ के बारे में, यानी कि एक तरीके से टैक्स दिया करते थे। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास साधन भी नहीं थे, तो इसलिए उनको नुकसान हो रहा था। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में झूम काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि वे अपने परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, और व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे में कबीलों के जंगल के कुछ हिस्सों में घूमतू खेती की छूट दे दी गई, यानी कि परंपरागत तरीके से खेती करने की। राइट, तो देखिए, तो इसमें हमें क्या समझ आता है कि यानी कि ब्रिटिशर अधिकतम जो आदिवासी लोग थे एक तरीके से वो यही चाहते थे, एक तरीके से जो घूमते यानी कि घूमने वाले आदिवासी लोग थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, तो वो उन्हें सभ्य इसलिए ही करना चाहते थे ताकि वो उनके विस्तार बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखिए, तो आपको मैं एडवांस भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए, मुगल साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था, तो मुगल साम्राज्य में हुआ क्या था कि जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, जब किसी एक तरीके से हमला करना होता था किसी भी राज्य पर, तो वो आदिवासियों को चुनते थे, क्योंकि आदिवासियों को एक तरीके से युद्ध का प्रशिक्षण पूरी तरीके से होता है। आप जानते ही हैं, क्योंकि बड़े से बड़े जानवर को मारने में एक्सपर्ट होते हैं और एक तरीके से जंगल की पूर्व विशेष संपदा से भी वो परिचित होते हैं। तो इसी के साथ जो भी मतलब मिलते थे, तो एक तरीके से जो भी हमला किसी राजा पर करते थे या किसी के राज्य पर करते थे, तो इस तरीके से ही वो आदिवासियों का सहारा लेकर ही वो हमला किया करते थे और पूरे के पूरे देश पर एक दिन
और पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट्स पर वो साम्राज्य अपना स्थापित कर देते थे। तो यही आज भी बात है। वर्तमान समय में भी हमें काफ़ी ज़्यादा आदिवासी इलाके देखने को मिलते हैं। आज भी काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी लोग आज भी रहते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए तो वन कानून और उनके प्रभाव। तो देखिए तो तो वन कानून और उनके प्रभाव, तो क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, तो क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जो था वो जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वे कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी जो था एक तरीके से अब प्रभाव पड़ रहा था। तो भारी असर क्या पड़ा था, देखिए तो ब्रिटिशर ने अर्थात अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और वे जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया और ये जंगल जो थे यहाँ अंग्रेजों की ज़रूरत की इमारतें लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने व फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो एक तरीके से ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए थे आदिवासियों के लिए जो जंगलों में रहा करते थे कि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। एक तरीके से राज्य की ज़मीन में उन्होंने उस चीज़ को मिला लिया था। तो देखिए तो ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह से जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों ने काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने की पाबंदी लगाई तो उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। तो समस्या यह थी कि उस समय रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो देखिए तो स्लीपर किन्हें कहा जाता है, यानी कि लकड़ी के क्षैतिज तख्तों जिन पर रेल की पटरियाँ यानी कि पटरियाँ बिछाई जाती है, तो स्लीपर उन्हें कहा जाता है। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ की खेती करने के लिए छूट होगी। बशर्ते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए जो थी वो मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सख्त श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिया, यानी कि वनों में ही गाँवों को बसा दिया गया। तो एक तरीके से आपको ये समझ आ ही रहा होगा कि पहले आदिवासियों की, यानी कि एक मान लीजिए कि ये क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी यानी कि पूरा का पूरा जो इलाका है जंगलों का है, तो जंगलों के इलाकों पर जब ब्रिटिशर ने नज़र डाली तो एक तरीके से उन्होंने पाया कि जहाँ पर आदिवासियों को अगर हम सभ्य बना दिया जाए तो सभ्य बनाकर हम इनसे मुनाफा पा सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक रेवेन्यू पा सकते हैं। तो जब इस काम को वो करने लगे तो एक तरीके से वो चाहते थे कि ये जितने भी लोग हैं वो सभ्य बन जाए और जितना भी ये क्षेत्र है, क्योंकि वो क्षेत्र के ऊपर काम कर रहे थे, साम्राज्य उनको बनाना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हड़पने के लिए उन्होंने इस तरीके से आदिवासियों को अपना निशाना बनाया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो बहुत सारे आदिवासी समूह ने भी औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, क्योंकि उनको जीने में अब काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब जितनी भी उनके लिए चीज़ें हो गई थी वो अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी, यानी कि वो कुछ भी अपनी परंपरागत तरीके से वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। तो इन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हों सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की, यानी कि इसका पूर्ण तरीके से विरोध भी किया। तो 1906 में सोंगाम संगमा द्वारा, तो देखिए तो सोंगाम संगमा द्वारा ये क्या हुआ था, तो 1906 में असम में एक तरीके से आंदोलन हुआ। फिर बाद में 1930 के दशक में फॉरेस्ट सत्याग्रह, जिसे वन सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसका भी विद्रोह हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वन सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो 1930 में हुआ था वन सत्याग्रह। कहाँ पर हुआ था? असम में। और सोंग्रम संगमा कहाँ पर हुआ था? ये भी असम में हुआ था 1906 में। सॉरी। तो 1906 में जो सोंगम संगमा था वो असम में हुआ था और मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था 1930 में। ऑलराइट, तो देखिए तो जैसे कि आप चित्र 8 में देख पा रहे होंगे, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। तो यानी कि गोदारा जो थी एक तरीके से जनजातीय समुदाय का नाम है, तो उनकी औरतें एक तरीके से बुनाई करती हुई। तो अब देखते हैं व्यापार की समस्या। तो व्यापार की किस तरीके से समस्या आई। तो द प्रॉब्लम विद ट्रेड,
तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय यानी कि ट्राइब्स समूहों में पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। तो इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे और यह समझने की आदिवासियों को कुछ समय लगा। तो ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि उस समय जो सिल्क हुआ करता था यानी कि जो रेशम हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी था, क्योंकि अधिकतम इसे पसंद किया जाने लगा था यानी कि सिल्क को। तो 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी यानी कि सिल्क की। तो भारतीय रेशम यानी कि भारतीय जो रेशम था यानी कि सिल्क था, उसकी गुणवत्ता अच्छी और आकर्षित करती थी लोगों को। तो भारत में निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। तो वर्तमान झारखंड में स्थित हाजिरबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम कीड़े पालते थे। तो रेशमी कीड़े जो होते हैं यानी कि सिल्क वाले कीड़े वो पालते थे। तो रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोशों के लिए 3 या 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां से उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था और निर्यातकों को रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी और काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत सारी मामूली फ़ायदा मिलता था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि सबसे जो मेन सोर्स था इस व्यापार को लेकर यानी कि भारतीय सिल्क को लेकर यानी कि भारतीय रेशम को लेकर, तो आदिवासी ही करते थे, क्योंकि आदिवासी रेशम के कीड़ों को इकट्ठा किया करते थे। परंतु इकट्ठा करने के बाद भी उनसे ये 2 या 3 रुपये में खरीद लिया जाता था, परंतु बाजार में जो इसकी कीमत होती है वो लगभग 5 गुना होती थी। और जब ये आगे आगे यानी कि प्रोडक्शन के लिए जाता था तो इसकी लगातार कीमतें जो थी वो बाजार में एक बढ़कर आती थी। यही कारण था जो आदिवासी समुदाय के लोग थे इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे थे। तो चित्र 9 में आप देख ही पा रहे होंगे कि चटाई बुनते हुए एक हाजाम औरत, और औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ ले जाती थी। तो यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो काम किया करते थे। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज का क्वेश्चन जो है वो हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो किस तरीके के बदलाव करके हम भारत को एक विश्व गुरु की पहचान दे सकते हैं। तो यानी कि क्या आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने चाहिए, या किन किन क्षेत्रों में यानी कि किन किन सेक्टरों में आपके हिसाब से एजुकेशन जो मतलब एक तरीके से वर्ल्ड क्लास की हो, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके, तो आपके हिसाब से क्या राय है। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद, एंड टिल आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।